नमस्कार मित्रों। कल हम लोग वर्ण विचार में वर्ण क्या होता है, वर्ण के भेद, स्वर व्यंजन, इनकी परिभाषा, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, इनको जाना। अगर आपने ये वीडियो न देखा हो तो ये पुराने वीडियो में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। आज हम लोग अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्वर वर्ण के भेद देखते हैं। तो स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। स्वर तीन प्रकार के माने गए हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत, ये तीन स्वर माने गए हैं। इनके बारे में जानने से पहले हम लोग एक श्लोक देखते हैं जिनके माध्यम से हम लोग मात्राओं के वर्गीकरण के आधार पर स्वर, व्यंजन, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत का वर्गीकरण करते हैं। जानते हैं कि ह्रस्व किसे कहा जाएगा, दीर्घ किसे कहा जाएगा और प्लुत किसे कहा जाएगा। ये अगर आप इस श्लोक पे ध्यान दें तो इस श्लोक के माध्यम से आप बहुत आसानी से, अगर ये श्लोक आपको कंठस्थ है तो आप बड़ी आसानी से अच्छे तरीके से बात को समझ सकते हैं। तो इसके बारे में कहा गया, एक मात्रो भवेद ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। क्या है? एक मात्रा। चूंकि स्वर और व्यंजन जो है, स्वर व्यंजन में हम मात्राओं को समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कि ह्रस्व, दीर्घ, इसको बहुत और अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन अभी एक इस श्लोक के माध्यम से आप समझिए कि एक मात्रा से ह्रस्व होता है, ह्रस्व होना चाहिए, एक मात्रा ह्रस्व होना चाहिए। मतलब एक मात्रा से हम ह्रस्व स्वर को जानते हैं। जहां पर हम एक मात्रा का उच्चारण करें वहां पर हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और द्विमात्रा से मतलब दो मात्रा से हम दीर्घ कहते हैं। मतलब दो मात्रा का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो दीर्घ कहा जाता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, और जब तीन मात्रा या तीन से ज्यादा मात्रा के लिए हम उसे प्लुत जानते हैं। प्लुत जानने योग्य, प्लुत जाना जाता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। और व्यंजनम चार्धमात्रकम, और व्यंजन से हम अर्धमात्रा, यानी व्यंजन जो है वो हमारा अर्धमात्रा है। कल हमने आपको बताया था कि क में से अ का अगर हम को निकाल दें तो हम क का उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। तो क का जब हम उच्चारण नहीं, यानी आधा मात्रा है, यानी क अपने आप में आधा है। जब तक वो अ स्वर नहीं मिलेगा उसे, तब तक हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो एक मात्रो भवेद ह्रस्व, एक मात्रा से ह्रस्व होता है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रा दो मात्राओं से दीर्घ कहा जाता है उसे। त्रिमात्रस्तु तीन मात्रा से प्लुत जानना चाहिए। और व्यंजनम चार्धमात्रकम, व्यंजन से हम आधा, व्यंजन के लिए हम आधा मात्रा का प्रयोग करते हैं। व्यंजन हमारे आधे मात्रा वाले होते हैं, आधा मात्रा वाले होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये हम लोगों ने अब देखा था, स्वर वर्ण के भेद देखे थे। स्वर वर्ण के तीन भेद बताए गए: ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। इसके लिए श्लोक भी आया, अभी आपने देखा भी। एक मात्रा भवेद ह्रस्व, तो एक मात्रा के लिए ह्रस्व जाना जाता है। द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, दो मात्राओं के लिए दीर्घ जाना जाता है। और त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, और तीन मात्रा के लिए प्लुत जाना जाता है। इसको आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं ह्रस्व स्वर को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो ह्रस्व स्वर जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसी चीज की व्याख्या यहां पे की जा रही है। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब एक मात्रा का जहां उच्चारण किया जाता है वहां हम ह्रस्व स्वर कहते हैं इसे। ये संख्या में 5 है, मतलब ये 5 ही स्वर ह्रस्व स्वर माने गए हैं। और वो कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री तथा री।
इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर क्यों कहा जाता है इन्हें? तो आप अ आ इ ई जो पढ़ते हैं, ये अ आ इ ई में ये 5 ही मूल स्वर हैं और इन पांचों से आप अ से आ बना सकते हैं, ह्रस्व ई से दीर्घ ई भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक मात्रा का जब समय लगता है, जब दो मात्रा समय लगा देते हैं तो वो दीर्घ बन जाता है। ये श्लोक से स्पष्ट हो चुका है आपको। एक मात्रा भवेद ह्रस्व, एक मात्रा से ह्रस्व जाना जाता है, द्विमात्रो दीर्घोच्यते, और जब दो मात्रा अ मिला देंगे तो आ बन जाएगा। यानी हम मूल क्या है? अ ही है। अ से हमने आ बना लिया। अब आइए, ई से हमने ई बना लिया, ठीक है। ऊ से हमने दीर्घ ऊ बना लिया, और री से हमने दीर्घ री भी बना सकते, री भी बना सकते, दीर्घ री भी बना सकते। खैर चलिए आगे, ये इसीलिए इसे मूल स्वर कहा गया, इसे मूल स्वर माना गया। दीर्घ स्वर क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? तो दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है, 8 माने गए हैं। 8 5 13, यानी स्वर कितने हुए? 13। तो आ ई मतलब आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ए, ओ तथा औ। और री जो है, इसका प्रयोग हम वेदों में देखते हैं। ये सामान्य लौकिक जगत में इसका प्रयोग ह्रस्व स्वर का, ह्रस्व री का ही प्रयोग सामान्य जीवन में, सामान्य संस्कृत जीवन में प्रयोग होता है। दीर्घ ली का प्रयोग हम वेदों में करते हैं, वेदों में ही इनका प्रयोग मिलता है। इसलिए हम यहां पर, यानी हम देख रहे हैं कि आ से, अब देखिए मैंने क्यों कहा मूल स्वर, क्यों कहा गया ह्रस्व को? तो ह्रस्व को मूल स्वर इसलिए कहा गया कि ये जो दीर्घ हैं, ये दीर्घ मूल स्वर से ही बन रहे हैं। यानी अ से आ बन रहा है, ई से दीर्घ ई से छोटी ह्रस्व ई से दीर्घ ई बन रही है, ह्रस्व ऊ से दीर्घ ऊ बन रहा है। जब दो दो बार कर देंगे हम तो वो दीर्घ बन जाएगा। यानी दो मात्रा का जब समय ले लेंगे, मतलब अ बोलने में अगर हमने दो मात्रा का समय ले लिया तो वो आ बन गया। अगर ई बोलने में हमने दो मात्रा का समय ले लिया, मतलब दो क्षण का समय ले लिया, तो वो ई बन गया। ऊ को बोलने में हमने दीर्घ दो मात्रा का समय बन गया तो ऊ बन गया। री इसी तरीके से, री ए कैसे बना? तो आगे जब संधि आप पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि अ और ई मिला करके ए बन जाता है। क्लियर है? इसलिए हम इनका जो इनको जो बना दे रहे हैं वो मूल मतलब पहले वाले ही ह्रस्व स्वर से बना दे रहे हैं, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहा जा रहा है। ठीक है, उन्हें मूल स्वर कहा जा रहा है, इन्हें दीर्घ स्वर कहा जा रहा है। ठीक है, आप नीचे आपको दिखाई दिया भी गया, लेकिन यहाँ पे कुछ कट रहा है, इस वजह से आपको नहीं बताया, नहीं मालूम चल पा रहा है। यहाँ पे नीचे दिया गया कि अ प्लस ई ए बनेगा, अ ए आई बनेगा, अ धन उ ओ बनेगा, अ धन ओ औ बनेगा। ठीक है, चलिए प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर को हम लोग देख लेते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। 3 मात्रा, जब एक मात्रा का समय लगेगा तो वो ह्रस्व कहलाएगा, 2 मात्रा का समय लगेगा तो दीर्घ कहलाएगा, और जब 3 मात्रा या 3 से अधिक मात्रा का प्रयोग करते हैं हम तो वो प्लुत कहलाएगा। जैसे अगर हम कोई दूर व्यक्ति कोई खड़ा है और जब हम उसे नाम से बुलाते हैं तो हम प्लुत स्वर का उच्चारण करते हैं। जैसे राम, जब दूर पे कोई खड़ा है तो हम चिल्लाते हैं ना, राम, हे राम। वो जो राम जो खींचना है यही प्लुत स्वर है। ठीक है, ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। या फिर आपने देखा होगा मुर्गा जो बोलता है, मुर्गा, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि ने अपने
व्याकरण में ये मुर्गी की ध्वनि को ही उदाहरण के स्वरूप में रखा है। उश उश उश, जैसे कुकड़ू कू, जो कू शब्द जो इस्तेमाल जो खींचा जा रहा है, ये ये यही प्लुत स्वर है। और प्लुत स्वर को दिखाने के लिए हम उस स्वर के आगे हम 3 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है आपको, संबोधन के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं। मतलब जब हम किसी का संबोधन करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो हम 3 मात्रा का स्वर कर रहे हैं। यानी कोई दूर खड़ा है तो जब हम चिल्ला रहे हैं उसको, तो जैसे आप राजा, राम अगर चिल्ला रहे हैं तो ये यहाँ पे 3 मात्रा का समय लग रहा है। तो ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। और इसमें हम अगर राम शब्द को दिखाना है कि हमने प्लुत स्वर का, तो राम के आगे हम 3 लिख देंगे, तो इसका अर्थ होगा कि राम को खींचा जा रहा है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे संस्कृत का एक उदाहरण दिया गया, एहि कृष्ण अत्र गौश्चरति, मतलब हे कृष्ण अत्र, यहाँ गौ चर रही हैं, ओम। या फिर हम एक बहुत प्रसिद्ध शब्द आता है ओम। ओम जो है, ओम जो शब्द है, ओम अपने आप में प्लुत है, क्योंकि ओम ओ का यहाँ पर हम प्लुत स्वर में उच्चारण कर रहे हैं, यानी 3 मात्रा या 3 मात्रा से अधिक का समय ले रहे हैं, इसलिए वहां पर प्लुत स्वर होता है। ठीक है। ओम इसका अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा। अब व्यंजन वर्ण को बताया गया था, लेकिन यहाँ पे भी एक बता दिया जा रहा है जिस प्रकार से स्वर का विभाजन किया गया 3 भागों में, ह्रस्व दीर्घ प्लुत में, इसी प्रकार से व्यंजन का भी विभाजन हम करेंगे। इसके पहले जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। हल क्या है? व्यंजन या हल, इसकी विस्तृत चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, जहां पर माहेश्वर सूत्र की बात की जाएगी। हल, अभी आपको यह जानना है कि हल का अर्थ व्यंजन है। ठीक है। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगाते हैं। यानी अगर आपको स्वर, व्यंजन में स्वर को नहीं दिखाना है, तो हलंत, यहां पर ये हलंत शब्द, हलंत चिन्ह हम लगाते हैं। ये हमारा हलंत चिन्ह है। ये हमारा हलंत चिन्ह है, जिसके मतलब कि क के अगर नीचे अगर हम लगा दें इस हलंत को, हल चिन्ह, तो ये क्या बोध कराता है कि ये व्यंजन है। ठीक है। चलिए, जिस प्रकार से हमने स्वर का त्रिधा 3 प्रकार से विभाजन किया, उसी प्रकार से हम व्यंजन का भी विभाजन करेंगे। व्यंजन का विभाजन, जैसे एक विभाजन है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? पूछ दिया जाता है आपके पेपर में, या पेपर कहीं पे आगे भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो आपको बता दें, इसके लिए आप संस्कृत का अगर सूत्र याद किए रहेंगे तो बहुत आसानी से हो सकता है कि ये जो नीचे लिखा गया है, जो व्याख्यात्मक बातें बताई गई हैं, वो आप कुछ दिनों बाद भूल जाएं। लेकिन अगर आपके पास ये सूत्र याद है आपको, तो आप बहुत आसानी से स्पर्श व्यंजन का वर्गीकरण, स्पर्श व्यंजन को छांट सकते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र दिया गया, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कादयो मांसाना स्पर्शा। कादयो मांसाना स्पर्शा का क्या मतलब है कि कादयो मतलब क, यहाँ पे आप ऐसे समझिए, क से लेकर म तक के जो व्यंजन हैं, क से लेकर के म तक 25 व्यंजन, कु से, तो आगे व्याकरण में इसको कुचुटुतुपु इति स्पर्शा कहा जाता है। तो कुचुटुतुपु मतलब कु से कवर्ग, चु से, कवर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, चु से चवर्ग ट ठ ड ढ ञ
त से ट ठ ड ढ अण, त से त थ द ध न, प से प फ भ म, ये क से लेकर के म तक के जो व्यंजन कहलाएंगे वो स्पर्श वर्ण कहलाएंगे। इसके लिए सूत्र दिया कादयो मावसाना स्पर्शा, यानी क से लेकर के जो म तक के व्यंजन हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के भिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। मतलब स्पर्श वर्ण क्यों कहा जा रहा है कि ये इनका जब उच्चारण किया जाता है तो जिह्वा जो है, जीव जो है, वो मुख के विभिन्न स्पर्शों, विभिन्न स्थानों को, विभिन्न जगहों को स्पर्श करती है, छूती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जिह्वा क ख आप देखेंगे तो आपकी जिह्वा कहीं ना कहीं किसी चीज मुख के किसी अंग को स्पर्श कर रही है, तो इसलिए क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। अच्छा, आगे देखते हैं प्रत्येक वर्ग के, और जो प्रत्येक वर्ग है मतलब प्रत्येक वर्ग कु कवर्ग, कवर्ग का प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण मतलब कवर्ग का अंतिम वर्ण अंग, चवर्ग का अंतिम वर्ण इय, टवर्ग का अंतिम वर्ण अण, तवर्ग का अंतिम वर्ण न, पवर्ग का अंतिम वर्ण म, इनको अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक, क्यों इनको अनुनासिक कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। मतलब मुंह के साथ साथ हम नासिका से भी, आपने सुना होगा इयो 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 का उच्चारण जो हो रहा है, अंगों का उच्चारण जो हो रहा है नाक से कर सकते हैं हम इसका उच्चारण, तो इसलिए इसे अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अंतस्थ व्यंजन, इसको अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो यणो अंतस्था, यणो अंतस्था क्या है? अंतस्था यणो अंतस्था, यणो अंतस्था, यहाँ पे अंतस्थ का मतलब है अंतस्था, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन इसके लिए कहा गया यणो अंतस्था। जण ये भी एक प्रत्याहार है, कल हम इस पर ही चर्चा करेंगे आगे वाली क्लास में, लेकिन आपको यण से यहाँ पर आपको ले लेना है यण, यणो अंतस्था याद है आपको, तो आप बड़ी आसानी से अंतस्थ वर्ण बता सकते हैं कि अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि अंतस्थ वर्ण यण का तात्पर्य क्या है? य, र, ल और व। यण का तात्पर्य य, र, ल और व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, आधा स्वर, इन्हें अर्धस्वर भी हम कहते हैं। अगर आपके पेपर में बहुविकल्पी में ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, आपको दे दे क दे दे, म दे दे, च दे दे और ल दे दे, तो आपका ल वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाएगा और आप ल पर टिक करेंगे। ठीक है, तो अंतस्थ वर्ण हमारे क्या हो जाते हैं? अंतस्थ वर्ण वो वर्ण हो जाते हैं जो यण होते हैं, मतलब यण प्रत्याहार में यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं वो अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अगला है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन या उष्म वर्ण, बात एक ही है। उष्म व्यंजन के लिए आपको कहा गया सलह उष्माणः। सलह उष्माणः क्या है? तो सल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं, सल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उन्हें हम उष्म वर्ण कहेंगे। सल प्रत्याहार में आने वाला वर्ण क्या है? स, ह, श, ह, मतलब तालव्य स, मूर्धन्य स, दांत्य स और ह, इनको हम उष्म वर्ण कहते हैं। आगे अगली कक्षा में, मतलब है तो तीनों स ही, लेकिन इसको हम मूर्धन्य स क्यों कह रहे हैं, इसको तालव्य स क्यों कह रहे हैं, इसको दांत्य स क्यों कह रहे हैं, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन अभी आपको ये जानना है कि स, ख, स, ह इन वर्ण को
उष्म वर्ण कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अभी हम लोग आगे आगे की क्लास में अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, आगे देख लें। अगर हम लोग पुराना पुनरावृत्ति कर लें कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण विचार, वर्ण क्या होंगे, वर्ण की परिभाषा देखा, वर्ण को समझा, वर्ण के भेद को देखा, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्ण के जो भेद हैं, वर्ण के भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। उसके बाद हमने स्वर वर्ण को समझा कि स्वर वर्ण क्या है, ये कितने हैं। इसके बाद हमने मात्राओं से वर्गीकरण भी किया, मात्रा से हम कैसे जानेंगे कि ये क्या कौन सा स्वर है। ठीक है, इसके बाद ह्रस्व स्वर को हमने समझा, दीर्घ स्वर को समझा, प्लुत स्वर को समझा, व्यंजन वर्ण को समझा हमने। और इसके बाद हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन को, मतलब व्यंजन को समझने के बाद हमने व्यंजनों की का वर्गीकरण, यानी व्यंजन में भी कई प्रकार के व्यंजन है, जैसे स्पर्श व्यंजन है, कादयो मांसाना स्पर्शः, यानी कादयो क से लेकर के म तक के जो व्यंजन कहलाएंगे वो स्पर्श वर्ण कहलाएंगे। अंतस्थ व्यंजन जो यण से, यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं वो अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। उष्म व्यंजन सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण स ख स ह को उष्म व्यंजन कहा जाएगा। आशा है आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को रखें ताकि उसका उत्तर दिया जा सके। ऑनलाइन क्लास का मतलब यही है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाए, नहीं तो यूट्यूब पे तो वीडियो पड़े ही हुए हैं। यहाँ पे ऑनलाइन क्लास का फायदा इसलिए है कि हम समय पर उपस्थित हों और समय पर उपस्थित होते हुए अपने एक दूसरे से, ताकि इसमें यहाँ पर क्या होगा कि हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, तभी इस क्लास की महत्ता बन पाएगी और इसका सही उपयोग हो पाएगा। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रश्नों को रखना है। अगर आपको बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। अगर फिर भी अब आपको बात नहीं समझ में आती है तो हमारा नंबर इस पे दिया हुआ है, आप कभी भी किसी समय 24 घंटे मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप अपने संदेह को मुझसे दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।